So the next section is conservation of biodiversity. Okay. Sorry. Talking about conservation, now we have seen what is biodiversity, how it is being lost, what are the reasons behind the loss of biodiversity. Now we are going to study how to conserve or protect how to protect the biodiversity. Now talking about protecting it, you are not just protecting it but you are also upliftment कर रहे हो उसका, you are trying to improve the quality and you are doing it in a scientific way ताकि बायोडाइवर्सिटी ऑप्टिमम लेवल तक, मतलब मैक्सिमम लेवल तक मेंटेन रहे एंड उससे हमको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो करंटली और फ्यूचर में भी मिलते रहे. तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन की गई हैं. देन आस्क्ड द क्वेश्चन कि सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी. तो वी ऑल नो द रीजंस कि डाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द इकोसिस्टम टू स्टे बैलेंस्ड एंड हर एक ऑर्गेनिज्म अलग रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में. तो टू फुलफिल दोज रोल्स वी नीड द बायोडाइवर्सिटी टू बी मेंटेन. तो ये रीजंस को उन्होंने 3 बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. तो फर्स्ट हम लोग वो रीजंस देख लेते हैं. पहला रीज़न है नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस. यूटिलिटेरियन मतलब द यूजफुलनेस, ओके, दैट इज़ देयर. तो ये पहला वाला कैटेगरी इज सेट टू बी नैरोली यूटिलिटेरियन एंड सेकेंड इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड द थर्ड इज एथिकल रीजंस. तो नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या आता है कि सिंस टाइम इममेमोरियल, मतलब जब से हमको पता है, ह्यूमंस आर रीपिंग benefits from the biodiversity. We are always taking benefits from the forest, animals, plants, minerals, whatever is available around us. We are taking benefit from everything. We are bringing it to our use for our life improvement. So like we have taken resources for basic needs such as food, clothes, shelter, industrial products के लिए resins, tannins, perfume bases बनाने के लिए whatever possible we have taken the things from the environment. Even for aesthetic use, for beauty purpose, okay, for decoration purpose, ornaments, artifacts में भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं. मेडिसिन के लिए हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ अनदर अ मेजर फैक्टर. सो 25% ग्लोबल मेडिसिन मार्केट, ये दवाइयाँ जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज से ही आती है. अराउंड 25,000 स्पीशीज़ आर यूज्ड बाय द ट्राइबल वर्ल्ड वाइड, ओके, एज ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं वो लोग उसको. ट्राइबल पीपल आर द लोकल्स दोज हू स्टे ओवर देयर. अभी ट्राइबल्स फिर भी कम होते जा रहे हैं बट स्टिल जो भी एग्जिस्टिंग है वो इतनी सारी वैराइटीज़ एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं. सेवरल एंड प्लस वी आर यूजिंग मैनी ऑफ दिस मेडिसिन्स. Even in modern medicine, some of the compounds are derived from plants and animals only. Several are yet to be exposed for their potential as medicinal plants. Even this is a fact. बहुत सारे पेड़ पौधे जानवरों का मेडिसिनल यूज़ अभी तक पता भी नहीं चला है, तो इसलिए वो बचे हुए हैं. जैसे पता चलेगा we start exploiting them also. Nowadays, बायो प्रोस्पेक्टिंग करके एक कंसेप्ट है. व्हाट डू यू मीन बाय बायो प्रोस्पेक्टिंग? तो वी सर्च फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनसे मेडिसिनल ड्रग्स या कमर्शियल वैल्यूएबल चीज़ें बनाई जा सकती है. तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ जो है उनका स्टडी कैरी किया जाता है. तो यहाँ पे सिस्टमेटिक रिसर्च होता है ताकि नए रिसोर्सेज, केमिकल कंपाउंड्स या जीन्स कुछ भी हम डिराइव कर सकें फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्रो ऑर्गेनिजम्स तक. एंड कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम नेचर से अगर ऑब्टेन कर सकते हैं तो उसके बारे में जो रिसर्च स्टडी होता है उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं. तो ये सारे उसके बेसिक यूजेस हैं जो नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस में आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है और इसीलिए हमको उसको बचाना है क्योंकि ये सारे हमारे बेनिफिट्स उससे निकलते हैं. फिर आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीज़न कि ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं. इफ़ यू ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू, ऑक्सीजन सिलेंडर महंगा होता है, ओके, वी ऑल नो दैट थिंग. अगर तुम सोचो दिन में जितना भी ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं मुफ्त का, नेचुरली हवा से जो मिलता है, उसको अगर उसको कॉस्टिंग करने लगे, उसका चार्ज करने लगे, तो इट विल बी जस्ट अनइमेजिनेबल कि इतना सारा पैसा हमको ऑक्सीजन के लिए भरना पड़ेगा. बट लकीली वी आर गेटिंग इट फ्री फ्रॉम द नेचर. एंड प्लस इतने सारे पेड़ पौधे नेचुरली पॉलिनेट हो रहे हैं बिकॉज हवा पानी से तो होते ही है, प्लस एनिमल्स से होते हैं. उनका सीड डिस्पर्सल भी एनिमल्स या बर्ड्स करते हैं. तो नेचुरली जंगल बढ़ता जा रहा है और जंगल जितना बढ़ेगा उतना ही फ्रेश एयर, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा.
अमेजन फॉरेस्ट टोटल 20% ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करता है. एंड ऑल्सो हमको फॉरेस्ट क्यों चाहिए? फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. सी आई हैव ऑलरेडी अर्लियर ऑल्सो सेड कि जब व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड आउट और वी आर जस्ट बोर्ड, वी आर just want to take a break from your daily activities, where do you want to go? To a place which is close to the nature. Generally that is more relaxing. Okay, so you feel refreshed, you feel back to life. तो recreational importance और psychologically रिलीफ देना या पीस देना, ये बहुत ही मेजर रोल है जो एनवायरनमेंट हमारे लिए कर सकता है. तो ये डाइवर्सिटी उसके लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है. देन अभी जो फायर लगा था अगस्त 2019 में अमेजोन रेन फॉरेस्ट, तो इट वाज अ बिग लॉस ना. वो फॉरेस्ट फायर नेचुरली लगा था अनफॉर्चुनेटली, एंड उसकी वजह से काफ़ी सारे बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज उसमें जल गए थे. तो इट वाज अ मेजर लॉस टू द डाइवर्सिटी, क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट काफ़ी सारी वैरायटी रखता है ऑर्गेनिजम्स की. देन नेक्स्ट टू दैट इज़ अभी ये जो ब्राज़ील में जो हुआ, ओके, देन ये तो नेचुरल था, बट अमेजोन में जो हुआ नेचुरल था. बट देन ये फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी बार ब्राज़ील में लगते हैं, एंड बहुत बार ऐसे होता है कि दे आर मैन मेड रादर देन नेचुरल. ओके, देन स्लैश और जून कल्टीवेशन के बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस स्लैश एंड बर्न पॉलिसी. जो लोकल्स होते हैं जनरली वो लोग फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट को काटते हैं, उसको जलाते हैं, उस ऐश को सॉइल के साथ मिक्स करते हैं, और वहीं पे दैट इज़ कॉल्ड स्लैशिंग डाउन एंड बर्निंग द फॉरेस्ट. एंड फिर वहीं पे कल्टीवेशन करते हैं कुछ सालों तक, और फिर वहाँ से फिर आगे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाद में इट इज़ नो मोर कल्टिवेबल लैंड. तो उसको एक्चुअली कंसेप्ट था कि उसको छोड़ देना है कुछ कल्टिवेशंस के बाद उस लैंड को, ताकि वो अपने आप फिर से रीबिल्ड हो सके. बट अपने आप रीबिल्ड होने के लिए अभी वैसा क्लाइमेट भी नहीं बचा है. तो व्हाट शुड बी द बेसिक स्ट्रैटेजी, दैट फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट दे शुड नॉट कट डाउन द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर के लिए दूसरा लैंड यूज़ होना चाहिए. एंड द अदर थिंग इज, इवन इफ दे कट इट, तो दे हैव टू साइमल्टेनियसली प्लांट ट्रीज अराउंड, सो दैट इन द मीन टाइम वो प्लांट्स बड़े हो जाएंगे, तो उतना ही फॉरेस्ट एरिया रीबिल्ड हो जाएगा. ओके, तो ये जो स्लैश एंड जून कल्टीवेशन है उसकी वजह से दे हैव कॉस्ट अराउंड 9,06,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेशन ओनली इन द ईयर 2019. एक साल के अंदर इतना सारा डिवास्टेशन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी तो कई सालों से हो रहा है, तो अब तक कितना सारा फॉरेस्ट एरिया उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है. सो वी नीड टू रीथिंक अबाउट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर. ओके, सो दिस इज़ अनदर मेजर रीज़न कि हमारा ये जो बिहेवियर है उसकी वजह से हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट. देन द थर्ड रीज़न इज़ एथिकल रीज़न, कि it is basically not our right to destroy the diversity. Okay, because we share the earth space with other organisms does not mean that we should exploit them because we are more intelligent. In fact, we should try and conserve them and use them in a better manner so that they are available for our present use. I'm not saying stop using it, but use them in such a manner that they are available for our present and for our future also. Then बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये हक है कि वो सर्वाइव करे, इरिस्पेक्टिव कि वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं. ऐसे नहीं कि जो यूज़फुल है हमारे लिए हम बस उनको ही जिंदा रहने दें, बाकी सबको मार दें. तो वॉट एवर देयर इकोनॉमिक यूज इज, और वेदर दे आर नॉट यूजफुल ऑल्सो, या दे प्ले सम और द अदर रोल इन द नेचर. ओके, नन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज यूजलेस, सो इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम. ओके, देन नेक्स्ट इज दे हैव आस्क्ड यू to find out कि visit the www.gotal.org.in to find out the information about various efforts for biodiversity conservation in Maharashtra. Now if we talk about this, तो महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द डाइवर्सिटी. तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं टू प्रोटेक्ट द नेचर. ओके, फिर बाहर से इन्वेजिव स्पीशीज़ जो आती है उनका लाना उन्होंने पर्पसली कम कर दिया है. फिर हैबिटेट रिस्टोरेशन करते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है जो पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एंड दे आर ट्राइंग टू प्लांट मोर ट्रीज एंड रीफॉरेस्ट इट. ओके,
फिर काफ़ी सारे जो जानवर है जो एंडेंजर्ड है उनको कैप्टिविटी में रखते हैं, जूज में रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि उनका नंबर इंक्रीज़ हो सके। इन केस ऑफ प्लांट्स उनका सीड बैंक बनाया गया है, वो सीड को कलेक्ट करके रखते हैं एंड जब भी उसकी कमी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में महसूस होती है तो वहाँ पे उसको प्लांटेशन लगा देते हैं। या फिर बॉटनिकल गार्डन्स में उन प्लांट्स को बड़ा कर सकते हैं और वहाँ से उनका सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और प्लस बॉटनिकल गार्डन में वो स्पीशीज़ हमेशा ज़िंदा रहेगा। देन वो काफ़ी सारा रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि विच स्पीशीज़ आर बीइंग एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड या एक्सटिंक्ट, या और कौन सी नई स्पीशीज़ हमको जाननी है, उन सब के बारे में रिसर्च हो रहा है। फिर दे आर ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। तो उससे क्या होगा ना, क्लाइमेट अगर बैलेंस रहेगा तो दूसरी स्पीशीज़ जिंदा रह पाएगी। अभी क्लाइमेट को बैलेंस कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बाय बैलेंसिंग द फॉरेस्ट, एवरीथिंग विल नेचुरली, एंड रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, इवन दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ थिंग्स कर देना, रिसाइकलिंग करना, मैक्सिमम चीज़ों को रीयूज़ करना, ये सब चीज़ें भी उनके एफर्ट्स में आती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ऑल दिस इन द जनरल पब्लिक। ओके, देन